अस्सलाम वालेकुम। कोई मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है इसमें। कोई मुझे कमेंट्स में बता देगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आवाज़ आ रही है। फिर हम इसको शुरू कर लेते हैं। हमारा इस सेशन का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें हम एसए के हवाले से डिस्कस करें, बिकॉज़ अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसमें बहुत कम टाइम रह चुका है। कुछ 30-40 डेज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको हम थोड़ा सा जो है वो एसए के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें। तो इसमें कोई मुझे ये बता दे कि आवाज़ आ रही है, कंफर्म कर दें मुझे। आई डोंट नो कि ये कमेंट्स कहाँ से शो होंगे इसके। ओके, ठीक है, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है। चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि इस लेक्चर को शॉर्ट रखा जाए, क्योंकि लंबा लेक्चर हो तो उसमें बंदा बोर हो जाता है वैसे भी। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि एसए का जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आप चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, आउटलाइन कैसे बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक कैसे करना है, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी के पैराग्राफ्स, उसमें कोहेरेंस, देन आपका कंक्लूजन, फिर उसका कुछ कंटेंट के बारे में और लैंग्वेज के बारे में बात कर लेंगे। देन हम उसमें जाएंगे कि बिकॉज आप लोगों ने 2022 की सीएसएस की अटैम्प्ट देनी है और पीएमएस भी 2021 का देना है। तो उसके हवाले से तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन से एरियाज़ हैं, कौन से सवाल होंगे जिसको आपने जो है वो टच करना है, और ताकि आपकी जो है वो चीज़ें हैं उसमें मैनेज हो जाएं। उसके अलावा हम इसमें कुछ आम तौर पर जो मिस्टेक्स होती हैं ऐसे के हवाले से उनको भी डिस्कस करेंगे कि आपने वो कौन सी मिस्टेक हैं जो नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। देन मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने ऐसे में जो है वो क्या किया और मुझे मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आए थे। देन एग्ज़ाम डे के ऊपर आपने जो है वो किस तरह अपना एस्से प्लान करना होता है, बिकॉज आपके पास 3 घंटे होते हैं। उस 3 घंटे में आप जो कुछ करते हैं वो ही आपका जो है वो उसका रिजल्ट आता है। देन एंड पे जो है आपके जो सवाल होंगे इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एस्से के जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से। इसमें लोगों के आमतौर पर बहुत सारे सवाल होते हैं, बट मैं स्टार्ट करूँगा स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से। देखें, जब भी आपके पास कोई ऐसे होता है उसके ऊपर आप स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाते हैं, जिसको किसी स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कह देते हैं उसको। ठीक है, ये सेम चीज़ होती है, जिस तरह आप इसको कहना चाहें कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आपके उस एस्से के बारे में जो है वो एक स्टांस होता है कि आप उस एस्से पे क्या लिखने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। अब ज़ाहिर है आपने इस पे एक स्टेटमेंट देनी है, उसके ऊपर आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है। अब जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है, इट शुड बी अराउंड 1 सेंटेंस। इसको एक सेंटेंस में कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाए 2 सेंटेंस करने हैं आप इसमें। ठीक है, बट कोशिश करनी है कि सिंगल सेंटेंस हो। उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उसमें 3 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। एक आपके स्टांस, ठीक है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं, जो एग्जामिनर ने आपसे सवाल किया क्या आपने उसका जवाब दिया, नंबर 1। नंबर 2 कि आपकी उस एस्से की अप्रोच क्या होगी, और नंबर 3 कि आपके एस्से की डायरेक्शन क्या होगी, आप उसे किस तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप स्टेटमेंट बना लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आपकी आउटलाइन। जब आपने स्टेटमेंट बना ली तो उसके बाद आपने याद रखना है कि आपका जो ताल्लुक है, वास्ता है, वो आपके टॉपिक से नहीं है, वो आपके स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से है, आपके थीसिस से है। अब आपने जो अपनी आउटलाइन बनानी है वो उसी के अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, हम इसमें मिसाल लेते हैं कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जस्ट इतना सा टॉपिक है, इसके ऊपर आपने एक स्टेटमेंट बनाई है, और जब स्टेटमेंट बना लिया तो अब आपने जाना है आउटलाइन की तरफ। अब आउटलाइन पे जाने के लिए आपने टॉपिक को कुछ नहीं कहना, आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक उठाना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आमतौर पर बच्चे पूछते हैं कि इसमें हम फ्रेज़ यूज़ करें या सेंटेंसेस यूज़ करें। लेकिन दोनों तरीके कंफर्टेबल हैं, दोनों ठीक हैं, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने जो हमेशा यूज़ किया है वो होते हैं इसमें सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस के जो है वो कुछ रीज़न्स हैं कि उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि 3 घंटे का पेपर होता है आपका, और वहाँ पे आपने जब रफ वर्क करते हैं तो उससे अगर आप सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं आउटलाइन को, तो उसके बाद दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने क्या पॉइंट लिखा था। बिकॉज जब आप फ्रेज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि वो बात आप जो है वो क्लियरली या उसमें कम्प्लीटली आप वो बात नहीं कर पाते, तो वो आपको फिर याद करना पड़ती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप
सेंटेंसेस लिखते हैं अपनी आउटलाइन में, तो उससे एग्जामिनर को ये फील होती है कि इससे लैंग्वेज लिखना इसकी ठीक है, इसकी ग्रामर ठीक है, इसका स्पेलिंग ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है और इसका एक्सप्रेशन ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी फेवर में जाती हैं, और इससे ये होता है जब एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन पे जाता है, पढ़ता है, स्टार्ट करता है पैसे से, तो थोड़ा सा वो सिंपैथेटिक होता है। आप एक आप जो है अपना एक इमेज बना चुके होते हैं और वो आपको जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अब आउटलाइन के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने कैसे बनानी है। जब आप स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें जितने पार्ट्स होंगे, अगर उसमें वन डायमेंशनल है तो उसके जो है आउटलाइन में एक पार्ट बन जाएगा। 2D में बना रहे हैं, टू डायमेंशंस हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें वो टू डायमेंशनल बन जाएगी। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अगर आप डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स कर रहे हैं तो होप्स के लिए अलग से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हर्डल्स के लिए अलग से करनी है। ठीक है, और इनके आपने जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद आपने उन रेलिवेंट आइडियाज़ को रखना है और उनके सेंटेंसेस बना के उनको आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से कनेक्ट करके अपने आउटलाइन में लिख देना है। आउटलाइन के अंदर आप हेडिंग बना सकते हैं, 5 से 8 के बीच में अगर हेडिंग हो जाए तो अच्छी होती हैं। ठीक है, 3 4 भी हो सकती है, नो इशू, बट ये कि 6 7 7 8 से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी हेडिंग। इंट्रोडक्शन की आ जाएगी, एक आपका जो है वो स्टार्टिंग पैराग्राफ हो सकता है ओवरव्यू का, देन आपका उसमें जो मेन पोर्शन होता है, और फिर उसके बाद जो है वो अगर कोई सेकंड पोर्शन है देन वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन होता है। सम टाइम आप उसके अंदर कोई केस स्टडी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आउटलाइन जब आप कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपने जहाँ पे आउटलाइन ख़त्म की है जिस पेज के ऊपर, वहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। और वहाँ चाहे अगर आपने नए सफ़े की एक लाइन भी यूज़ की है तो उसे आपने खाली छोड़ के आपने नए पेज पे शिफ्ट हो जाना है, और वहाँ पे आपने सबसे पहले अपने ऐसे का टॉपिक या टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टॉपिक था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, इसी टॉपिक को आपने रिपीट कर देना, वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपना ऐसे स्टार्ट करना है। अब जब आपने टॉपिक लिख दिया और उसके बाद आपका जो है ऐसे स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन के एंड तक बीच में कहीं पे कोई हेडिंग नहीं आएगी। ठीक है, आमतौर पर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ऐसे में इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं, बॉडी के पैराग्राफ्स, कंक्लूजन, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, टाइटल लिख देते हैं, उसके बाद आपने जो है उसमें कोई हेडिंग नहीं देनी। एक और चीज़ जो इसके अंदर आपने याद रखनी है वो ये है कि जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसे करने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि उसे आप किस तरह जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं। इसमें तो बच्चों ने सवाल भी पूछा था कि इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा जाए, क्या टेक्निक होती है उसमें। देखिए, इसमें दो तरीके हैं, और तरीके दो इस तरह से भी हैं कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के हवाले से कुछ लोग स्टेटमेंट को जो आपका थीसिस है उसे शुरू में लेकर आते हैं, शुरू में यूज़ कर लेते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल एंड के ऊपर लेके जाते हैं। दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, आप जिस तरह कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर आपने सीखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करें, उसी तरह इसको चलाएं। अब जो तरीका मैं यूज़ करता रहा वो ये है कि स्टार्ट में आप जब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो उसको आप जेनरिक रखते हैं। जनरल आपने 1 या 2 सेंटेंसेस देने हैं, उसके बाद आपने स्टेटमेंट की तरफ आना है और फिर आपकी जो आउटलाइन है उसे फॉलो करते हुए आपने उसको लेके जाना है। जो आपका इंट्रोडक्शन है, जब आप एक 2500 3000 वर्ड का ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें जो लेंथ होती है उसकी वो इट शुड बी बिटवीन 200 एंड 250 वर्ड्स के बीच में आपने जो है इसको इतना रखना है। उसके बाद आपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपने जो है पॉइंट्स, जो उसके मेजर पॉइंट्स हैं आपके 15 20, अगर आपने आउटलाइन में पॉइंट्स लिखे हैं तो उसमें से 10 12 आप उसमें लिख मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन है उसका एंड आएगा, जो उसका लास्ट सेंटेंस है उसे हम कहते हैं कंक्लूडिंग पार्ट या कंक्लूडिंग सेंटेंस। उसमें आपने ऑप्टिमिज्म शो करना है, पॉजिटिव रहना है, होप दिखानी है। ठीक है, यहाँ से आप जो है अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपके बॉडी के पैराग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि स्ट्रक्चर के हवाले से इंट्रोडक्शन के कोटेशन वगैरह जो है आप कर सकते हैं यूज़ या नहीं कर सकते। लेकिन इस साल जो मैंने ऐसे किया था वो था जेंडर इक्वलिटी के पापा द स्लोगन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया, कोड से स्टार्ट किया। ठीक है, आप कर सकते हैं अगर आपके पास कोड बहुत रेलिवेंट हो, बहुत अच्छा हो, बहुत फिट आता हो उस ऐसे के हवाले से, थीम के हवाले से। प्लस आपने ये करना है, जब आप कोड देते हैं तो या तो आप शुरू में दे सकते हैं या बिल्कुल एंड के ऊपर दे सकते हैं। अगर आप शुरू में दे रहे हैं तो उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, एंड पे आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो वो बहुत रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है ना, वो आपके उस आइडिया से जो है वो मैच करता हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल रैंडम हो। उसके बाद आपने बॉडी के पैराग्राफ स्टार्ट करने हैं। जिस तरह आपने आउटलाइन में सीक्वेंस रखा था, जिस तरह आपने आउटलाइन डिज़ाइन की थी, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो अपने बॉडी के पैराग्राफ्स करेंगे। अब नॉर्मली जो बॉडी के पैराग्राफ होते हैं उसकी जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, तमाम पैराग्राफ्स का सेम स्ट्रक्चर होता है। तो हम उसको देखते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, बीच में कैसे क्या करना है, उसका मिडिल पार्ट और उसका जो है कंक्लूड, और फिर उसे अगले पैराग्राफ से कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें बच्चों का इश्यू होता है। मेरे पास जितने ऐसे आते हैं मैं देखता हूँ उसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है, वो कनेक्टिविटी का, कोहेरेंस नहीं होती है ऐसे में। अब आपने जब पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, जो आपने टॉपिक सेंटेंस बनाया था आउटलाइन के अंदर, वन बाय वन उन पॉइंट्स को उठाना है और आपने जो है वो उनके पैराग्राफ्स बनाने हैं। अगर आपने डेमोक्रेसी के हर्डल्स की बात की है, आप कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो इलिटरेसी एक बहुत बड़ी हर्डल है, या आप कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो वीक पॉलिटिकल पार्टीज़ का इशू है, तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस होगा। ठीक है, आप टॉपिक सेंटेंस को जो आपने आउटलाइन में लिखा था उसे उसी तरह रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो दो तीन सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं कि जो उससे रेलिवेंट होते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। देन आप उसमें अंदर कोई एग्जांपल देते हैं, कोई एविडेंस देते हैं, कोई फैक्ट होता है, कोई कोटेशन होती है, कोई बुक का हवाला है, कोई डेटा है, उसमें कोई कंपैरिजन है, कोई लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। आपका जो एक पैराग्राफ होता है उसकी लेंथ जो है वो 120 टू 140 के बीच में, 120 एंड 140 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए। ठीक है, सारे जो है वो सेम तो नहीं होते, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि इससे बाहर ना जाए, इस लिमिट से बाहर ना जाए, क्योंकि या तो फिर वो बहुत छोटा हो जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक सेंटेंस दिया, उसके बाद सपोर्टिंग आपने जो है उसमें सेंटेंसेस दिए, देन आपने उसमें उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए एविडेंस देना है। उसमें आपने फैक्ट्स देने हैं, कोटेशन दे सकते हैं, उसमें कोई बुक का हवाला है, उसके अलावा कोई उसमें केस स्टडी है, वो सारा आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे, आप उस पैराग्राफ के अंदर अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद आप जाते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ। आपके तमाम पैराग्राफ्स का जो लास्ट सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने उसी पैराग्राफ को सम अप करना है, जो आपका टॉपिक सेंटेंस था उसी को सम अप करना है। ठीक है, प्लस आपने अगले पैराग्राफ से कनेक्ट करना है। मैं मिसाल देता हूँ, करके दिखाता हूँ कि आपने डेमोक्रेसी के चैलेंजेस या हर्डल्स की बात कर रहे हैं। आपने एक पॉइंट लिखा फर्स्ट पैराग्राफ के, वीक पॉलिटिकल पार्टीज आर हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस। अब आपने इस पैराग्राफ को सम अप करना है, ख़त्म करना है, तो इसको अगले से कनेक्ट करेंगे। अब अगला आपने ये देखना है कि आउटलाइन में कौन सा पॉइंट है। आप कहते हैं कि वीक पॉलिटिकल पार्टीज के बाद जो है वो लीडरशिप का क्राइसिस है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हैंस दस इट इज सेड या इट इज स्टेटेड दैट weak political parties as well as the crisis of leadership in Pakistan are hurdles in the way of democracy in Pakistan। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एक पैराग्राफ ख़त्म होता है वो अगले से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को एग्जामिनर जो है वो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कोहेरेंस का नाम देता है। तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब आप पैराग्राफ्स कर रहे होंगे तो एक पैराग्राफ जो है वो दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, ओके, रैंडम हो वो। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है इसके अंदर। अच्छा, इसी तरह आपने तमाम पैराग्राफ्स को जो है लिखना है और उसे ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसमें सम टाइम ये होता है कि आपको जो है वो ट्रांजिशन सेंटेंस भी देना पड़ता है। अब ट्रांजिशन सेंटेंस से क्या मुराद है कि अगर आप डेमोक्रेसी के हर्डल्स आपने लिख लिए हैं और अब आपने जो है वो उसके अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना है, या उसके प्रॉब्लम्स या उसका वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है, तो आप बीच में एक ट्रांजिशन सेंटेंस देंगे। इसमें आप बताते हैं कि इन द प्रीसीडिंग और इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वर एक्सप्लेन, full stop. Now in the following या subsequent section या paragraphs the way forward or solutions to strengthen democracy in Pakistan will be explored। इस तरह करके आपने जो है वो क्या देना होता है, ट्रांजिशन सेंटेंस देना है। एक शॉर्ट सेंटेंस होता है, एक या दो लाइंस का, और ये एक सेपरेट पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। उसके बाद आपने जो है वो जो नेक्स्ट सेक्शन है उससे डील करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पैराग्राफ्स के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक किया हमने, आउटलाइन का किया, उसके बाद हमने जो है बॉडी के पैराग्राफ्स। अब आपका कंक्लूजन है। जो आपका कंक्लूजन है वो सिंगल पैराग्राफ होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 150 और 180 के बीच में हो सकती है। इसको याद रखना है कि जो आपका कंक्लूजन है वो आपके इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन बॉडी की जो पैराग्राफ से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसको स्टार्ट करने का क्या है कि आप इसको सिंपल वे में स्टार्ट करें कि टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन कामा लगा दें। उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को रिपीट करना है। इट इज़ स्टेटेड या इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी चैलेंजेस एंड हर्डल्स। अगर हम कहते हैं कि ये आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है तो इसी को आपने जो है वो रिपीट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो चलाना है। फिर उसके बाद आपने जो आउटलाइन के मेन आपके जो पॉइंट्स हैं, अगर आपने 15-16 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से 6-7 जो है मेन पॉइंट्स हैं,
आपने जब स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आपने लिख दिया अपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के स्टार्ट में, उसके बाद आपने जो 6-7 मेन पॉइंट्स हैं उसका करेक्ट आपने वहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपका कंक्लूजन का जो एंड होगा वो अगेन ऑप्टिमिज्म पे होगा, पॉजिटिव होगा, उसको भी आपने होप शो करनी होती है उसके ऊपर। और इसमें एक सवाल ये बच्चे ये पूछते हैं कि कंक्लूजन है उसके अंदर क्या आप कोटेशन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बुक का हवाला भी दे सकते हैं, कोटेशन भी दे सकते हैं, बट उसकी जो प्लेस है देने की वो जस्ट एंड होगा उसका, जहाँ पे आपका कंक्लूजन एंड हो रहा होगा वहीं पे आप देंगे। ठीक है, बीच में या शुरू में आप नहीं कर सकते उसको। और कोशिश ये करनी है कि जब आप उसमें कोई कोटेशन या कोई उसके अंदर आप कोई बुक का हवाला दे रहे हैं तो वो उस बॉडी या जो आपका टेक्स्ट है उसका पार्ट उसको नीचे करके या दरमियान में करके नहीं लिखना, बल्कि उसको उसका हिस्सा बना देना है आपने। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर के हवाले से। आई होप कि आप लोग जो है वो अभी ऐसे प्रैक्टिस कर चुके होंगे और आप लोगों ने किया होगा। अभी ये असल में स्ट्रक्चर जो है ना ये बहुत लेंथी है, वैसे ये एक लेक्चर में तो कवर करना मुश्किल नहीं है, बट मैंने और ट्राई किया है कि ओवरऑल आप लोगों को एक ओवरऑल जो एक व्यू होता है दिया जाए, ताकि अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चंस हैं तो वो आपके एड्रेस हो जाएं। अब हम चलते हैं कि जो ऐसे में चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको एग्जामिनर देखता है और जिसकी बेस पे एवेलुएशन होती है ऐसे की। और जो मेरा अपना एक अंदाज़ा है, जो मैंने एग्जामिनर की रिपोर्ट से उनको स्टडी किया है, वहाँ से जो मैंने चीज़ें निकाली हैं, डिराइव की हैं, वो कुछ चीज़ें ये हैं। सबसे पहले आपका आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपका जो ऐसे लिखने का स्टाइल है वो कैसा है, क्या वो CSS और कम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसे जो उसका एक फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है तो उसको जो है वो एक स्टैंडर्ड और एक कन्वेंशनल स्टाइल ऐसे हो उस तरह का होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 चीज़ आती है कंटेंट होता है। कंटेंट से मुराद ये होता है कि आपका जो मटेरियल है, जो आपके आर्गूमेंट्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, रेफरेंसेस हैं, कोटेशंस हैं, जो चीज़ें आप उसके अंदर अपने पॉइंट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने पैराग्राफ्स के अंदर आर्गूमेंट्स के तौर पर आप उसमें दे रहे होते हैं, वो होते हैं आपका कंटेंट। ठीक है, नंबर 3 आता है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज में ग्रामर भी आती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी आती है, स्पेलिंग भी आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आता है, आप कितने एक्सप्रेसिव हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी जो है वो आपके उस लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे एस्से जो है वो जज होता है, मार्क होता है, जो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए, आपका कंटेंट भी ठीक होना चाहिए और आपकी लैंग्वेज भी ठीक होनी चाहिए। अब इसमें अगर देखें, स्ट्रक्चर ठीक हो, कंटेंट ठीक हो, अगर लैंग्वेज वाला तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर के इश्यूज हैं, तो फिर आपके ऐसे में प्रॉब्लम है। अगर आपका कंटेंट भी ठीक है, आपकी लैंग्वेज भी ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज क्योंकि आप ऐसे लिख ही नहीं रहे। जब आप ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहे तो आप कुछ भी लिखें तो वो उसका जो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको उसके। उसके बाद अगर आपका स्ट्रक्चर भी ठीक है, आपकी लैंग्वेज भी ठीक है, बट आपकी जो बातें हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, रेलिवेंट नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उसको प्रूव नहीं कर रहे, तब भी उसमें आपका जो है नुकसान है। तो ये चीज़ें आपने इसमें बैलेंस रखना होता है। स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए, कंटेंट भी मॉडरेट हो, लैंग्वेज भी सिंपल हो, साफ सुथरी लैंग्वेज हो, बगैर गलतियों के, बगैर स्पेलिंग मिस्टेक के। लैंग्वेज के हवाले से बच्चे अक्सर पूछते हैं कि किस तरह का स्टाइल जो है वो यूज़ करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन और एस्से के हवाले से मेरा हमेशा एक फार्मूला रहा है, वो ये है कि जितनी सिंपल और जितनी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आपकी होगी उतना अच्छा है। आपने बात करनी है उसे सिंपल वे में करें, इस तरह करें कि पढ़ने वाला कोई बंदा भी उसे बात समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने कोई बात की है और उसको समझने के लिए आपको बुलाना पड़े, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, सम टाइम के गूगल से या इंटरनेट से देख देख के वर्ड्स जो है वो उसके अंदर स्टफ़ करते हैं, डालते हैं, ऐड करते हैं अपने एक्सप्रेशन को सुपरफ्लुअस बनाने के लिए या फ्लावरिंग। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। अपनी जो ज़ाती अंग्रेज़ी है, जो आपका अपना स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे करना है। कहीं ऐसा फ़ील ना हो कि ये बंदा किसी को कॉपी कर रहा है। अगर आप किसी को कॉपी भी करते हैं ना, तो लंबा अरसा नहीं चल सकते। 1 या 2 पैराग्राफ या 1 या 2 सफ़े, उसके बाद फिर आप जो जो एक्सपोज़ हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आपकी जो पर्सनल, जो आपकी ज़ाती अंग्रेज़ी है, जो आपका लिखने का स्टाइल है, जिस तरह आप लिखते हैं उसी में लिखें। उसको मुश्किल ना बनाएँ, बिल्कुल सिंपल और स्मूथ लिखें। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको एस्से को एग्ज़ामिनर जिसकी बेस पे जो है वो इवैल्यूएट या मार्क करता है, और इनका आपने ख़्याल रखना होता है अपने उसके अंदर। अब चूँकि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप तैयारी भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है कुछ ऐसे प्रैक्टिस भी किए होंगे।
अब मैं इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद फर्दर ऐड करूँगा, हो सकता है इसमें से आप कर रहे हो कि वो कौन से एरियाज़ हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने जो है वो करना है, और जो आपके जो है वो ऐसे में आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखें इसमें कुछ मेन एरियाज़ हैं, ठीक है ना, ब्रॉड एरियाज़ होते हैं। ऐसे में हमेशा जो है ब्रॉड कैटेगरीज आती रही हैं, और आप उन्हीं के अंदर ही टॉपिक्स देखते हैं कि वो डिफरेंट वे में आते हैं। अब वो एरियाज़ जो है, जो टॉपिक्स हैं, वो हमारे पास कौन कौन से हैं। डेमोक्रेसी का आपके पास आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वुमेन फेमिनिज्म, जेंडर इक्वलिटी, इसके ऊपर आता है, ठीक है। देन हमारे पास गवर्नेंस का टॉपिक है। उसके अलावा जो है वॉर या पीस वगैरह के हवाले से अगर वो सूरत हाल चल रही हो कुछ ऐसी जैसे आजकल है, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो आता है वो है क्लाइमेट चेंज का टॉपिक, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत टाइम से चल रहा है, और इस पे जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन उसके अलावा इस्लामोफोबिया है, उसके अलावा जो है एक दो और एरियाज़ भी हैं। अब आपने करना क्या होता है कि ये जो एरियाज़ हैं ना, इन्हीं के अंदर आपने डिफरेंट टॉपिक्स निकालने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है। आप किसी को मॉक भी दे सकते हैं, या खुद टॉपिक बना के या किसी टॉपिक लेके आप उसके ऊपर ऐसे अटेम्प्ट करके उसे चेक करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ एरियाज़ लिखी हैं जो डेमोक्रेसी के हवाले से इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। वो ये है कि डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। अगर आप दुनिया में देखें इस टाइम, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर थ्रेट है, मीडिया फ्रीडम जो है वो उसके ऊपर भी कर्व लग रहे हैं, और ओवरऑल जो है डेमोक्रेसी का एक डिक्लाइन हमें नज़र आता है पूरी दुनिया में। उसके हवाले से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम देखें कि पर्टिकुलरली इन अफ्रीका, वहाँ पे डिफरेंट मिलिट्री कूज लगे हैं, और इसके अलावा जो है वो म्यांमार में भी हुआ है, सूडान में हुआ है। तो उसके हवाले से भी आपसे ये ऐसे एस्पेक्ट हो सकता है, आप कर सकते हैं कि क्या डेमोक्रेसी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सक्सीड कर सकती है, कामयाब हो सकती है। कैन डेमोक्रेसी ग्रो और सक्सीड इन डेवलपिंग कंट्रीज़, इसके हवाले से भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारा मेजर एरिया है वो है वुमेन फेमिनिज्म के हवाले से। वुमेन में आप जो है वो जेंडर इक्वलिटी को देख सकते हैं, वुमेन इन पाकिस्तान के हवाले से आ सकते हैं। जो ग्लोबल लेवल पे वुमेन की फ़ाइट है अगेंस्ट देयर राइट्स, अगेंस्ट ऑपरेशन, ठीक है, उसके हवाले से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने टॉपिक बनाया था वो था कि वुमेन एज ए टूल फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इसके हवाले से भी अगर आप चाहें तो इस ऐसे को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन एक और जो मेरे मेजर एरिया है वो हमारे पास है गवर्नेंस का। गवर्नेंस आता रहता है, सम टाइम आता है, सम टाइम नहीं आता, बट आई होप कि इस साल शायद आ जाए। तो इसमें आप जो है वो तैयार करें इस अपने टॉपिक को पाकिस्तान के हवाले से पर्टिकुलरली, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस चल रहा है, आप सब जानते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन भी है, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, और पुअर लॉ एंड ऑर्डर भी है, और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। तो ओवरऑल गवर्नेंस का एक डिक्लाइन या क्राइसिस नज़र आता है पाकिस्तान में। तो इसको भी आप जो है वो कर सकते हैं। मैंने एक टॉपिक बनाया था, शायद मुझे याद है कि पाकिस्तान इज़ इन डायर नीड ऑफ गुड गवर्नेंस, फुल स्टॉप। ये इस तरह से था, तो इसको भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब जो नेक्स्ट एरिया है वो हमारे पास वॉर और पीस के ऊपर है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया में इस टाइम जो है थोड़ी सी जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है वो लटाइल है, अनस्टेबल है, ठीक है। यूक्रेन का इशू चल रहा है, उसके अलावा रशिया का, यूएस, चाइना, और पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान में। तो ओवरऑल देखा जाए मिडल ईस्ट में तो एक जो इंस्टेबिलिटी है वो नज़र आती है हमें। तो वर्ल्ड वार 3 के हवाले से भी इस सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूरोप एंड वर्ल्ड वार 3 के हवाले से भी हो सकता है, पीस के हवाले से भी हो सकता है। क्या इज़ पीस रियली पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इस हवाले से भी आपसे जो है वो हो सकता है पॉसिबल क्वेश्चन। देन क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट्स हैं, कॉजेज़ हैं, उसको तो पता होना चाहिए सबको। उसके अलावा जो ग्लासगो समिट हुआ था रिसेंटली, उसके वजह से भी इसको अटैच कर सकता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान क्या करना चाहिए, किस तरह उसे वो डील कर सकता है, और क्या पाकिस्तान को कौन से थ्रेट्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान को डील करने वे फॉरवर्ड इसके हवाले से, ठीक है। देन मैंने इकोनॉमी के हवाले से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर आईएमएफ और पाकिस्तान का एक चलता रहा है इशू थोड़ा सा पिछले साल से। तो उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके जो बेल आउट पैकेजेस होते हैं उसके हवाले से, और पाकिस्तान इसके पास कितनी बार जा चुका है, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होती है कि नहीं होती आईएमएफ के पास जाने से, किस तरह की कंडीशंस हमें जो है वो फेस करना पड़ती हैं, और उसका आउटकम क्या होता है, इम्प्लीकेशंस, रिपरकशंस, ये भी आप जो है वो उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट एक टॉपिक है वो है इस्लामोफोबिया का, ठीक है। रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई थी बड़ी,
दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी यूएसए में। उन्होंने जो है तकरीबन कोई एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया है टू फाइट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, और इसके अलावा से अभी जो है वो एक यूएनओ की तरफ से भी जो है वो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो है वो इसको काउंटर करने के लिए एक डे सेलिब्रेट करने की या एक नॉमिनेट किया, उन्होंने अपॉइंट किया, फिक्स किया है इसके हवाले से। और इसमें जो ग्लोबल कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है पर्टिकुलरली, उनका जो कंट्रीब्यूशंस हैं कि कैसे इसको फाइट करना चाहिए, उसके हवाले से भी आपसे जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पे जो मैंने टॉपिक दिया है वो है आपका हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक है, अगर आप देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में चलता रहता है, बट ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसे में। स्टिल अगर आप चाहें तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसे में बहुत कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये कुछ थे जो आपने टॉपिक्स तैयार करने हैं एसए के हवाले से 2022 के जो एरियाज हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये टॉपिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे फेसबुक लाइव में एक इशू ये होता है कि जो स्क्रीन पे आप शो करते हो ना काफ़ी देर के बाद शो होता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने रहेगा, इसको आपने देखना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने कुछ बच्चों को मॉक करवाया था, उसके अंदर ये टॉपिक दिए थे, तो ये मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर की ताकि आप लोग जो अगर चाहें तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को भी चेक करवा सकते हैं आप चाहें तो। इसमें डेमोक्रेसी सक्सीड इन डेवलपिंग कंट्रीज एक टॉपिक ये है। दूसरा है द डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड काजेज एंड द वे फॉरवर्ड। और इसके अलावा तीसरा टॉपिक है वुमेन एज ए सॉल्यूशन टू पाकिस्तान सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, नंबर 4 टॉपिक है पाकिस्तान इज़ इन डायर नीड ऑफ गुड गवर्नेंस। और नेक्स्ट है कि इज़ द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स अनदर वर्ल्ड वॉर। ये आपने देखना है, इज़ पीस रियली पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और लास्ट पे मैंने दिया है टॉपिक के पाकिस्तान एंड द आईएमएफ पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये कोई 7 8 10 के करीब के टॉपिक्स हैं जिस जो आपके ओवरऑल जो मैंने कैटेगरीज बताई थी ब्रॉड में, ये उन्हीं से लिए गए हैं, उससे बाहर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो उनको अगर आप तैयार करते हैं तो ये आपके पास पर्टिकुलर डोमेन्स आ जाती हैं, इनके ऊपर आप चाहें प्रैक्टिस कर लें। इसका कोई चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें आप लोग। अच्छा, अब थोड़ा सा ये हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो आपको ऐसे में इशू बना सकती हैं, आपका ऐसे जो है वो उसमें मसला हो सकता है, जिनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस के हवाले से गलतियाँ कुछ लोग करते हैं और कुछ एग्ज़ाम डे के ऊपर करते हैं। ठीक है, उन दोनों को मैंने यहाँ पे जो है वो मिक्स कर दिया है। बट आपने ये देखना है कि आप कौन सी गलती करते आ रहे हैं और कौन सी गलती से आपने जो है वो बचना है, किसको अवॉइड करना है। इसमें सबसे बड़ी जो एक गलती होती है वो है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ठीक है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक से मुराद ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आपके पास 3 घंटे होते हैं और आपने पेपर करना है, एक ही सवाल करना है, तो उसमें आपके पास गुंजाइश नहीं होती कोई गलती करने की। आपने 1.5 साल 2 साल 1 साल लगा कर तैयारी की है और वहाँ पे 3 घंटे में अगर आप गलती करते हैं तो उसका जो है वो नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसलिए आपने टॉपिक सेलेक्ट करते हुए कोई गलती नहीं करनी। टॉपिक सिलेक्शन में बहुत ख्याल रखना है। आपने कभी भी जो है वो जंप नहीं करना किसी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको कोई टॉपिक देख के बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है और आपको लगता है ये बहुत आसान है, तो आपने उससे जो है वो सोचे समझे बगैर कभी सिलेक्ट नहीं करना। आपने ये हमेशा देखना है कि जो टॉपिक आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर ऐसे किया वो आपने पहले कभी अटेम्प्ट किया हुआ है, उससे रिलेवेंट, उसके ऊपर आपकी रिसर्च है, कोई आपने उसके ऊपर कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ डेटा इकट्ठा किया हुआ है। अगर ये चीज़ें ओके में जाती हैं, यस में जाती हैं, तो आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। बट ऐसा टॉपिक जिसको कभी आपने किया ना हो, जिसमें आपने कभी रिसर्च ही ना की हो, जिसको अटेम्प्ट ही ना किया हो, कभी उसकी तरफ ना जाएं आप। देन एक ये होता है कुछ बच्चे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बड़ी स्पेसिफिक बना देते हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये बच्चों से कहता हूँ कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो जनरल होने चाहिए, क्योंकि जनरल रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपके एस्से का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। उसके ज़रिए आप अपने एस्से को जो है वो डिफरेंट वेज में, डिफरेंट एरियाज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको आप अपने एस्से की लेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी आउटलाइन बहुत स्पेसिफिक होती है तो उसमें फिर इशू ये है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसको आप अपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है आपके एस्से की जो लेंथ होती है उससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते और वो मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक, लैंग्वेज की मिस्टेक, अगर आपके एस्से में ग्रामर के इश्यूज़ हैं, स्पेलिंग के इश्यूज़ हैं, तो वो सिर्फ इश्यूज़ नहीं बल्कि ब्लेंडर होते हैं।
ठीक है ना। देखें माशाल्लाह सब लोग जो है इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, सब ने बैचलर्स या ग्रेजुएशन या मास्टर किया होता है, कुछ लोगों ने जो है वो एमफिल भी किया हुआ है, कुछ ने पीएचडी किया होता है। तो अगर आप लोग इस लेवल पे आके अपने एस्से में स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपके एस्से में स्पेलिंग की वजह से ग्रामर लैंग्वेज कोई मिस्टेक ना हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, आसान सी। एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि अगर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को प्रूव नहीं कर रहे अपने एस्से में तो आपका एस्से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई स्टांस लिया है और उसके अगेंस्ट चले जाते हैं या उसको प्रूव ही नहीं कर पाते और उससे कन्विंसिंग स्टाइल के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित नहीं करते तो वहाँ पे फिर आपके लिए मसला है। एक और इश्यू जो है वो ये है कि बच्चे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, कि मतलब मैं सुनता हूँ बच्चों बता रहे होते हैं कि किसी का जो है वो इंट्रोडक्शन में कोई इशू हो गया या किसी का कंक्लूजन मिस हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अपना टाइम को बेहतर करें, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर उसके बाद ठीक हो जाती हैं आपकी। लास्ट पे ये आता है कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा ना हो तो फिर भी मसला है आपके ऐसे में। मतलब अगर आपने कोई उसमें फैक्ट्स दिए हैं, डेटा दिया है, कोटेशन दिए हैं, रेलिवेंट नहीं है और वो आपके स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को सपोर्ट नहीं करते और वो बहुत पुराना डेटा हो गया तो तब भी वहाँ पे इशू होता है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रॉड किस्म की मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं और जिनको आपने अवॉइड करना है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि मैंने जो है एस एम एस स्कोर अच्छा कैसे किया। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आई होप कि आपके सामने स्क्रीन पे शो होंगी। ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है बुलेट्स की फॉर्म में, ये नज़र आएंगे तो इसको आपने जो है देखना है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने किस तरह किया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मेरे ऐसे में कामयाबी की वजह है वो ये थी कि मैंने प्रैक्टिस की। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे प्रैक्टिस किए। उसके अलावा ये कि जो दूसरी चीज़ मैंने की थी कि मैंने अपने फेवरेट एरियाज़ निकाले थे। ठीक है, अ, हर बंदे की जो है ना कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेसेस होती हैं। आपने करना ये होता है कि ऐसे एरियाज, ऐसे टॉपिक्स जिनके जिनके ऊपर आप कंफर्टेबल हैं, जिन पे आपकी रिसर्च अच्छी हो या जिन पे आप लिखना पसंद करते हैं उनको निकालें। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, एजुकेशन हो गया, फेमिनिज्म, वुमेन, जेंडर इक्वलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, गवर्नेंस हो गया। इसी तरह जो है वो इस्लामोफोबिया है, बाकी टॉपिक्स आपके आते हैं। तो आपने करना ये होता है कि इसमें से 4-5 ब्रॉड एरियाज निकालते हैं और उन पे आप इस तरह रिसर्च करते हैं कि उसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप उसके लिए तैयार हों। तो मैंने भी यही किया था कि मैंने कुछ ब्रॉड एरियाज आइडेंटिफाई किया और उन पे काम किया। देन उसके बाद रेगुलर एवेल्यूएशन। ठीक है, आप अपना ऐसे को ज़रूर चेक करवाएं, उसमें गलतियाँ होती हैं, एंड तक आपने चेक करवाना है इसको, जो स्ट्रक्चर के हवाले से, आर्गूमेंटेशन के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, इसको आपने ज़रूर ठीक करना है। देन उसके बाद कि आपका जो ऐसे का स्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बताना चाहता हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपने रफ वर्क ज़रूर करना होता है। ठीक है, कि आपके पास 3 घंटे हैं, उसमें आपने ऐसा नहीं करना कि टॉपिक मिलते ही, पेपर मिलते ही आप जो है वो अपना शुरू कर दें अपना एस्से। ठीक है, ये गलती आपने इसमें नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका एस्से जो होता है वो अनप्लैन्ड चला जाता है और अगर आपका एस्से अनप्लैन्ड जाएगा तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, तो आपको शायद ये फील हो कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, बट आपने उस चीज़ से परेशान नहीं होना, कभी घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना एस्से प्लान नहीं करते तो फिर उसमें जो है वो फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपने एस्से की जो लेंथ है वो भी मेंटेन रखनी होती है। देखें 2500 से 3000 वर्ड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर, तो आपने वो मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके एस्से की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, 18 से 20 के करीब पॉइंट्स हों आपके और उतने ही पैराग्राफ्स आपके एस्से में होने चाहिए। फिर उसके बाद कंटेंट आपका अच्छा हो, रेलिवेंट हो, आर्गुमेंटेशन ठीक होना चाहिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऐसे को प्रूफ रीड ज़रूर करना है। प्रूफ रीड करने का क्या होता है कि उसमें जो स्पेलिंग की, ग्रामर की, फुल स्टॉप की, कामा की, क्वेश्चन मार्क, इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो आप ठीक कर लेते हैं। कहीं पे जल्दी में लिखते हुए कोई फैक्ट गलत हो गया, कोई स्पेलिंग गलत हो गए, कोई कैपिटलाइज नहीं किया, कुछ आपने मिस कर दिया, कोई लफ्ज़ ही आपने जो है वो उसमें से मिस हो गया, तो ये चीज़ें आपकी प्रूफ रीडिंग करने से ठीक हो जाती हैं। मैंने हमेशा जब भी एग्ज़ाम दिया तो अपना ऐसे जो है मैंने प्रूफ रीड किया है। उसके बाद ये कि आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, जो आपका एस्से है वो आप अपने टाइम पे ख़त्म करें।
आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आपकी आउटलाइन इतनी लंबी हो या इतनी रीजनेबल हो कि इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए कि उससे आप टाइम पे मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने आउटलाइन में 25 पॉइंट लिख दिए और आपके पास 25 पैराग्राफ पूरे नहीं हो रहे, तो फिर वहाँ पे आपके लिए मसला हो जाता है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि बिकॉज आप लोग जो है अभी 30 से 40 दिन शायद हैं एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बाद, तो इस स्टेज पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो CSS 2022 की और PMS 2021 की अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो किस तरह से अपना ऐसे जो है वो चला सकते हैं इस स्टेज पे होते हुए। अगर हम देखें तो उसमें आपने नंबर 1 जो चीज़ रखनी है वो ये कि आपका स्ट्रक्चर ठीक हो। ये चीज़ आपने यकीन रखना है, यकीन दहानी करवानी है कि आपका जो ऐसे का स्ट्रक्चर है वो ठीक है। नंबर 2 कि आपने जो अपने फेवरेट एरियाज़ हैं वो तैयार करने हैं, उनके ऊपर आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। 4 से 5 एरियाज़ निकालें, उस पर अच्छी से रिसर्च करें, उस पर कोई एक आध किताब पढ़ लें, उस पर आर्टिकल्स देख लें और उस पर रिसर्च कर लें। कोई फैक्ट हो, डेटा हो, उसके ऊपर आप उस पर तैयार कर लें। उसके अलावा ये है कि आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, अपने एस्से को प्रैक्टिस करें। इस स्टेज पे यहाँ से लेकर अब तक 1 महीना है तो उसमें एटलीस्ट 8 से 10 एस्से ज़रूर करें, उनको एवेल्यूएट करें और उसको चेक करवाएं। ठीक है, उसके अलावा ये कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा करें। यानी कि आप इस काबिल हों कि आप 3 घंटे में रफ वर्क के साथ अपना जो है वैसे कंप्लीट कर लें। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, इसको आप जितना आप करते जाएंगे ये उतनी बेहतर होती है। और लास्ट पे ये है कि आप लोगों ने अपनी जो हैंड राइटिंग है उस पर ज़रूर काम करना है। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग जो होती है वो लिखने, क्योंकि लिखते नहीं हैं बच्चे, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और हाथ से लिखने का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, तो उसकी वजह से राइटिंग बड़ी ख़राब होती है, पढ़ी नहीं जाती, ठीक है ना। तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल पेपर आपका होना चाहिए। जो आपने लिखा वो अगले बंदे को समझ आए, एग्जामिनर को समझ आए। अगर आपका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर उसमें आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होता। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग और आपका जो पेपर है वो अच्छा नज़र आना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि जब आप एग्ज़ाम डे के ऊपर जाते हैं और वो आपके 3 घंटे होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, वहाँ पे गलती से कैसे बचना है और कैसे आप सेफ रह के अपना ऐसे जो है वो कर सकते हैं मैनेज इसमें। सबसे पहले 9 बजे करीब, जो 9 बजे जैसे ही 9 बजते हैं तो आपके पास पेपर मिल जाता है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि एसए का पेपर जो है बाद में होता है, तो वो तकरीबन जो है उसमें जो टाइम बनता है ना वो 2 बजे का होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास पेपर आएगा तो आपने उसे लेना है और सुकून का सांस लेना है। ठीक है, रिलैक्स करना है, अपने आप को काम रखना है, ठंडा रखना है। उस पर पैनिक करने की या परेशान होने की या स्ट्रेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 चीज़ आपने करनी है कि एक बार आपने उस टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं उस 10 के 10 टॉपिक, उनको एक बार आपने बड़े आराम से और ध्यान से पढ़ना है। जंप नहीं करना। कहीं ऐसा होता है कि आपको कोई लफ्ज़ अपने मकसद का या अपनी पसंद का कोई टॉपिक नज़र आए, आप फ़ौरन उस पर जंप कर दें। ये नहीं करना। आपने तमाम टॉपिक्स को बड़े आराम से और ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट चीज़ जो करने वाली है वो 2 से 3, जो आपको लगता है कि 2 से 3 ऐसे टॉपिक जिस पे आप ऐसे कर सकते हैं वो आप उठाएं, उनको आप निशान लगा दें। उनमें से मज़ीद आप 2 टॉपिक्स रखें और वो जो 2 आपने निकाले हैं उसमें से आपने एक फाइनल करना है कि आपने ये वाला टॉपिक रखना है, ये आपका सबसे अच्छा एरिया है जिस पे आप लिख सकते हैं। ये आपने 5 मिनट में ये सारा काम कर लेना है। ठीक है, 5 से 7 मिनट में। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास 30 मिनट होंगे ना, उसमें आपने रफ वर्क करना है। ठीक है, अगर आपका पेपर 9 बजे शुरू होता है तो 9:40 तक आपने रफ वर्क करना है। ठीक है, रफ में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाएंगे, पेपर की उल्टी साइड पे जाएंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक लिखें, उसके अकॉर्डिंग उसकी आउटलाइन बनाएं, उसका इंट्रोडक्शन लिखें और ये आपने आधे घंटे के अंदर ख़त्म करना है। 9:40 पे आपने दूसरी साइड पे वापस आना है पेपर की, वहाँ पे आपने नीट करना शुरू कर देना है। ठीक है, आउटलाइन को लिखें, इंट्रोडक्शन को लिखें और उसके बाद अपना ऐसे स्टार्ट कर देंगे। आपके पास 2 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे 20 मिनट होंगे, उसमें आपने वो जितने बॉडी के पैराग्राफ्स हैं वो भी लिखने कंप्लीट करने हैं और साथ आपने जो है अपना ऐसे है उसे प्रूफ रीड भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको आप करेंगे तो आपका ऐसे एग्ज़ाम डे के ऊपर अच्छा हो सकता है और सेफ हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल मेरी तरफ से जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, इस स्टेज पे बच्चों को बताना चाहिए ताकि उनको ऐसे के हवाले से जो है वो एक आसानी हो जाए। अब मैं चलता हूँ कि आप लोगों के जो सवाल हैं उनमें उन पे बात कर लेते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं। कि नहीं, इसमें एपी स्टाइल उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप जब
अपने पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं, उसके अंदर आपने आर्गूमेंट देना है, कहीं पर रेफरेंस देना है, तो उसे आप बिल्कुल उस टेक्स्ट का हिस्सा बना देंगे। ठीक है, उसको कहीं पे अलग करने की या बीच में या मिडिल में लिखने की या लाइंस छोड़ कर करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप टेक्स्ट का हिस्सा बनाएंगे। अगर किसी को इसके वजह से इश्यू है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ऐसे कोई सैंपल उनके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लाइड्स के अंदर कोई ऐड नहीं किया तो उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर मैं इसको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, तो आई थिंक ये और तो कोई सवाल नहीं इसमें बच्चों का। ठीक है, तो ये है मेरी तरफ से ओवरऑल। कोई और सवाल होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू सो मच।